अस्सलामुअलैकुम। मैं महापारा तबस्सुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मौसम बरसात का है चूँकि, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस किसी के दोस्त नहीं हो सकते, है ना? चलिए, हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? जनरली बच्चों से पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो बताएँगे कि डीएनए होता है और आरएनए होता है। बात ठीक है उनकी। तो हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए के का ही डिटेल पढ़ते हैं। जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डीएनए और आरएनए में, मतलब उनके दिमाग में कोई क्लियर कंसेप्ट नहीं होता है कि डीएनए क्या है और आरएनए क्या है। कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन उन्हें हो जाता है। तो मैं आपको कुछ इस तरह से बताती हूँ कि आपको डीएनए भी समझ में आ जाए और आरएनए भी समझ में आ जाए और उनके बीच एक डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाए। इस वीडियो में तो हम सिर्फ बताएंगे आपको डीएनए के बारे में। अगले वीडियो में हम आपको आरएनए के बारे में बताएंगे। अलग अलग समझोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। चलो हम देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड्स एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स हैं। नाम से पता चल रहा है बहुत ही जटिल लार्जर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका। जैसे आपने देखा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सुना होगा। डीएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। तो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई डेथ बॉडी है तो वो अपने किसी भी रिश्तेदार से कैसे मैच करता है, या अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से कैसे मैच करता है। खोया हुआ कोई बच्चा है तो बच्चे को कैसे उसके असली एक्चुअल माँ बाप के पास पहुँचाया जाए। तो ये सब हम डीएनए टेक्निक की हेल्प से करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो पहले हमारे दिमाग में न्यूक्लिक एसिड्स का क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे सब समझ में आएगा। तो न्यूक्लिक एसिड्स का इम्पॉर्टेंट रोल कहाँ कहाँ है? किसी भी सेल की बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है डीएनए का। इसके अलावा वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशंस को, जैसे जेनेटिक कैरेक्टर को या आनुवंशिक लक्षणों को या माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो डीएनए का जो मेन रोल है वो ये है कि वो हेरिडिटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करते हैं। इसके अलावा सेल की जितनी भी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ होती है, सब किसके कंट्रोल में होती है? सब डीएनए और आरएनए के कंट्रोल में होती है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स के कंट्रोल में होती है ना? तो जान लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स कितने तरह के होते हैं। लिखा है यहाँ पे, देखिए। न्यूक्लिक एसिड जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो आपका डीएनए होगा। डीएनए का देखिए पूरा नाम लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। फ़र्क देखिए दोनों में। एक है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, डी मतलब एब्सेंट होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, और राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी है और आरएनए भी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन डीएनए में एक जगह पे किसी ना किसी पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन एब्सेंट है। मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनमें दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। एक तो आपका डीएनए और दूसरा है आपका आरएनए। तो ये दोनों तरह के जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये इनमें क्लियर फ़र्क यही है
कि दोनों में क्या क्या पाए जाते हैं। कंपोनेंट्स देख लीजिए दोनों के। जैसे डीएनए है तो डीएनए में एक पेंटोज शुगर होगा, लेकिन पहले समझिए, डीएनए में एक पेंटोज शुगर होगा और आरएनए भी में भी एक पेंटोज शुगर होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा दोनों पेंटोज शुगर में? डीएनए में डीऑक्सी पेंटोज शुगर होगा, यानी पेंटोज शुगर में किसी पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, और आरएनए में पेंटोज शुगर होगा लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होगा। क्लियर? डीएनए और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होते हैं वो राइबोज शुगर होते हैं, और राइबोज शुगर में क्या है, डीएनए के केस में राइबोज शुगर में एक जगह पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, और आरएनए के केस में एक जगह पर कहीं पे भी कोई ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है। ओके, और इसके अलावा डीएनए में भी फास्फोरिक एसिड होगा, आरएनए में भी फास्फोरिक एसिड होगा। तो डीएनए में जो फास्फोरिक होगा H3PO4 करके, तो वही सेम फास्फोरिक एसिड आरएनए में भी होगा H3PO4। ओके, इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। नाइट्रोजन बेस में फ़र्क होता है, डीएनए में अलग नाइट्रोजन बेस होंगे और आरएनए में अलग नाइट्रोजन बेस होंगे, है ना। देखिए, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होगा प्यूरिन्स और दूसरे होंगे पिरिमिडिन्स। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये दोनों हैं, ये दोनों, है ना, ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन बेसेस हैं। तो ये नाइट्रोजन बेसेस क्या हैं, इसमें पहला आपको दिखाई दे रहा है प्यूरिन्स, है ना, और दूसरा दिखाई दे रहा है पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स में क्या क्या है, प्यूरिन्स में आप देख रहे हैं एडिनिन है, ग्वानिन है। पिरामिडिन्स में क्या है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थाइमिन है। ओके, चलिए, फ़र्क क्या होता है, डीएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडिनिन और ग्वानिन दोनों होंगे, और जो पिरामिडिन्स होंगे वो उसमें साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा, साइटोसिन और थाइमिन। ओके, लेकिन आरएनए के केस में क्या होगा कि प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन होंगे, लेकिन पिरामिडिन्स में साइटोसिन और यूरेसिल होंगे, थाइमिन नहीं होगा। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, डीएनए में एडिनिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। कहीं यूरेसिल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आरएनए के केस में एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन नहीं है कहीं पे। हाँ, यूरेसिल दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक ही फ़र्क होता है कि डीएनए में थाइमिन होता है जबकि आरएनए में यूरेसिल होता है। तो एकदम मोटा मोटी डिफरेंस है इसमें कि डीएनए में शुगर जो होगा वो राइबोज शुगर होगा, राइबोज शुगर में एक जगह पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, और आरएनए में राइबोज शुगर होगा, कहीं पे कोई ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं होगा। डीएनए में फास्फोरिक एसिड होगा, सेम वही सेम फास्फोरिक एसिड आरएनए में होगा, जिसका फार्मूला है H3PO4। इसके अलावा डीएनए में नाइट्रोजन बेस होंगे, नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन्स होंगे, प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए के केस में नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन्स में एडिनिन और ग्वानिन होंगे सेम, लेकिन जब पिरामिडिन्स की बात करते हैं तो डीएनए में पिरामिडिन्स में साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। साइटोसिन होगा लेकिन थाइमिन की जगह क्या होगा आपका, यूरेसिल होगा। ये इसमें क्लियर डिफ्रेंसिएशन है। चलो हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है, सबसे पहले तो जान लो कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी, डी का मतलब एब्सेंट होगा, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें जो डीएनए में पेंटोज शुगर होगा, पेंटोज शुगर में किसी पोजीशन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ओके। डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी सबसे पहले? डीएनए की डिस्कवरी एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक माइजर। उन्होंने, फ्रेडरिक माइजर नाम याद रख लो, फ्रेडरिक माइजर ने 1869 में, फ्रेडरिक माइजर ने 1869 में चिड़ियों का आरबीसी देखा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स देखा, और स्पर्मेटोजोआ देखा। सबको पता होगा, ये बहुत फेमस चीज़ है, आरबीसी, रेड ब्लड कैप्सूल्स और स्पर्मेटोजोआ, इसके अलावा पस सेल। इन तीनों की न्यूक्लियाई में उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा जिसको आज डीएनए कहा जाता है ना। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1 मिलियन से भी ऊपर होता है। ये एक बहुत ही जियांट मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन डीएनए का जो वेट होता है सब में अलग अलग होता है। ओके। डीएनए के कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसे हमने जनरली आपको बता दिया था कि डीएनए में क्या क्या पाए जाते हैं, फिर से बता देती हूँ। डीएनए में सबसे पहले क्या होगा, मैं बताती हूँ। डीएनए में होगा एक शुगर, पेंटोज शुगर, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें है आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके। डीऑक्सीराइबोज शुगर का फार्मूला है C5H10O4। देखिए कहीं किसी पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन एब्सेंट दिखाई दे रही है, देखिए सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन एब्सेंट दिखाई दे रही है। ओके। चलो अब हम बात करते हैं इसमें पेंटोज शुगर की हम बात कर रहे थे। इसमें डीएनए में जो पेंटोज शुगर होते हैं वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं, जिसका फार्मूला C5H10O4 है, जिसके सेकंड कार्बन पर, दूसरे नंबर के कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन एब्सेंट के सेंस में समझते हैं, तो इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। दूसरी चीज़ इसमें जो पाई जाती है वो है फास्फोरिक एसिड। यहाँ बताते हैं आपको, फास्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला है H3PO4। ओके। तो H3PO4 क्लियर है एकदम, स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा इसमें और चीज़ें जो पाई जाती हैं उनमें क्या है, प्यूरिन्स हैं, ये दोनों प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स नाइट्रोजन बेसेस हैं। तो डीएनए में प्यूरिन्स में एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा। ओके। पिरामिडिन्स के केस में साइटोसिन और क्या होगा, थाइमीन होगा। यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता है, इस यूरेसिल को डीएनए के केस में कट कर दीजिए। डीएनए के केस में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसमें सिर्फ क्या होते हैं आपके, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमीन होगा। एब्सेंट क्या होगा, यूरेसिल एब्सेंट होगा। किसके केस में, डीएनए के केस में। ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे कैसे कैसे अटैच्ड है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि बीच में पेंटोज शुगर है, जिसके एक पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लगा हुआ है एक प्यूरिन बेस, यहाँ देखिए एक प्यूरिन बेस लगा हुआ है जिसको एडेनिन कहा जाता है। ओके।
इसके अलावा इधर जो आपके लगे हुए हैं ये हैं आपके फास्फोरिक एसिड। ओके, फिर नीचे आइए, फिर नीचे भी देखिए वही सेम चीज़। जैसे यहाँ पे क्या लगे हैं, यहाँ पे फास्फोरिक एसिड है। आगे बढ़ने पे देखते हैं, यहाँ पे ग्वानिन है। ग्वानिन क्या है, ग्वानिन एक प्यूरिन है, प्यूरिन्स हैं यहाँ पे। और बीच में क्या लगा है, बीच में पेंटोस शुगर लगा है, यहाँ पे पेंटोस शुगर लगा हुआ है। तो कितना आसान स्ट्रक्चर है, देखिए क्लियर कट। डीएनए में बीच में पेंटोस शुगर होगा, उसके एक तरफ एडेनिन होगा, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है। प्यूरिन्स के कोई भी नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है, या प्यूरिन्स हो सकता है या पिरामिडिन्स होता है। दूसरे साइड में आप देख रहे हैं कि फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है, और सेंटर में क्या लगा है, सेंटर में लगा है आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी कि एक पेंटोस शुगर लगा हुआ है। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं आपको समझा देती हूँ, बताती हूँ। हमेशा एडेनिन जो होते हैं, एडेनिन वो किससे जुड़ते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ते हैं, लेकिन ग्वानिन जो होते हैं, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़ते हैं, थाइमीन भी हमेशा एडेनिन से ही जुड़ते हैं, और किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। लेकिन ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन से जुड़ते हैं, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन से जुड़ते हैं, किस बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ जो हम लोग का छूट रहा है वो ये है कि न्यूक्लियोसाइड एक टर्म होता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों में फ़र्क होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए की जो छोटी इकाई होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जनरली किसका बना होगा, एक आपका पेंटोस शुगर का बना होगा, पेंटोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेसेस होंगे और फास्फोरिक एसिड होंगे। तो पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेसेस और फास्फोरिक एसिड तीनों मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। और छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। या न्यूक्लिक एसिड में डीएनए बना सकते हैं या फिर आरएनए बना सकते हैं। तो डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन एक और टर्म आता है जिसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीनों चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, शुगर होगा, पेंटोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेसेस होंगे और फास्फोरिक एसिड होगा। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा आपका, पेंटोस शुगर होगा और नाइट्रोजन बेसेस होंगे, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेसेस होंगे, फास्फोरिक एसिड नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर होगा, या तो वो राइबोस शुगर होगा या डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा, और नाइट्रोजन बेसेस जिसमें प्यूरिन्स होंगे और पिरामिडिन्स होंगे। लेकिन जब इसमें फास्फोरिक एसिड जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड्स की एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड ही मिलके बड़े से डीएनए या बड़े से आरएनए का निर्माण करते हैं। इतना क्लियर है। इसके अलावा दो वैज्ञानिक थे, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने 1953 ईस्वी में
डीएनए के लिए एक मॉडल प्रपोज किया था, एक हेलिक्स मॉडल। उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। डबल स्ट्रैंड मतलब दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं। जैसे आपने सीढ़ी देखा होगा, लकड़ी वाली सीढ़ी, लोहे की भी बनती है, तो उसमें देखा होगा कि एक सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है और बीच में पार्टीशन बना हुआ है। ओके, तो वाटसन और क्रिक ने भी कुछ ऐसा ही मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का डीएनए एक सीढ़ी जैसी होती है जिसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड इधर होगा, एक स्ट्रैंड दूसरी तरफ होगा और बीच में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो सीढ़ी का निर्माण करते हैं, सीढ़ी बनाते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे इस फिगर में देखिए, कुछ समझ में आ रहा होगा कि इधर एक स्ट्रैंड है, ये ऊपर एक स्ट्रैंड जा रहा है, नीचे एक स्ट्रैंड जा रहा है और बीच में सीढ़ी वाले पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ऐसा मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था डीएनए के लिए। उन्होंने बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं और वो एक हेलिक्स का निर्माण करते हैं, एक सीढ़ी का निर्माण करते हैं, जिसमें एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा होता है, थायमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। एडेनिन और थायमिन के बीच का जो रिलेशन होता है या जो अटैचमेंट होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच का जो अटैचमेंट होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना थोड़ा मुश्किल ही होगा। ओके, तो इसमें और कुछ तो बचा नहीं है। इसमें आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ साइज वगैरह होते हैं डीएनए के, वो तो आपको बुक में मिल जाएंगे। तो न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, पैसे नहीं लगते इसके।